हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों और सभी प्रतिभागियों को हमारा हार्दिक स्वागत है। इस्कॉन चौपाटी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल और अनुसंधान संस्थान की ओर से आपको पाचन, स्वास्थ्य, गैस, एसिडिटी और अन्य विकार पर एक विशेष स्वास्थ्य वार्ता में भाग लेने के लिए हार्दिक अभिनंदन। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल और अनुसंधान संस्था, जो मुंबई के मीरा रोड में स्थित 300 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है। यहाँ हम शरीर, मन और आत्मा के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ एक ही छत के नीचे एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ मिलता है। यह पहल हमारे प्रमुख कार्यक्रम इस्कॉन डिवोटी हेल्थ केयर सर्विसेज का हिस्सा है, जिसे 2023 में मायापुर में लॉन्च किया गया था। इस सेवा के माध्यम से हम 4000 से अधिक भक्तों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन कर चुके हैं। आज के विशेष लाइव हेल्थ टॉक पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संजय परब, श्रीमान श्याम कुंड प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक प्रतिष्ठित और अनुभवी जनरल एंडोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। उनके पास 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपनी मेडिकल एजुकेशन MBBS, MS DNB जनरल सर्जरी FCPS सायन हॉस्पिटल मुंबई से की है। FMAS लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में फेलोशिप, साथ ही साथ GI एंडोस्कोपी में भी फेलोशिप की है। वे वर्तमान में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल और अनुसंधान संस्थान से जुड़े हुए हैं, जहां अपने अनुभव और सर्जिकल कौशल का उपयोग करके मरीजों का इलाज भी करते हैं। उनके पास जनरल सर्जरी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है, जैसे कि पित्ताशय की पथरी, अपेंडिक्स, पाइल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से संबंधित समस्याएं। डॉक्टर परब अपने मरीजों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए समर्पित हैं और उनकी देखभाल में व्यक्तिगत ध्यान और सहानुभूति का ध्यान भी रखते हैं। तो आइए हम सत्र की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो टू बिगिन विद, हम सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है एसिडिटी, पाइल्स, फिशर्स, अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रभु जी, हम जानना चाहेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके लक्षण क्या रहते हैं। ये जो सारी बीमारियां हैं वो पचन संस्था से ही संबंधित हैं, तो इनके लक्षण बताइए। तो आज का जो अपना विषय है पचन संस्था से संबंधित बीमारियां, उसके प्रमुखता लक्षण ये होते हैं जो आमतौर पे हमें दिखाई देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आमतौर पे हम लोग जो पचन संस्था से संबंधित लक्षण देखते हैं, जिसमें हमारे पास मरीज आते हैं, बहुत एसिडिटी हो रहा है, गैस बन रहा है, पेट फूल रहा है, छाती में जलन हो रहा है, ये कॉमन एसिडिटी के सिम्टम्स हम देखते हैं। साथ साथ में पचन संस्था से संबंधित जो अपना लोअर GI ट्रैक है, उससे संबंधित पाइल्स, फिशर, फिशुला, मतलब बद्धकोष्ठ होना, कभी कभी संडास में खून जाना, जलन होना वगैरह वगैरह, जो पचन संस्था से संबंधित लक्षण के साथ हमारे पास मरीज आते हैं। साथ ही साथ में अचानक से पेट में दर्द होना और दर्द के साथ साथ में उल्टियाँ होना वगैरह जो लक्षण है, ये सारे लक्षण पचन संस्था से संबंधित हो सकते हैं। साथ ही साथ में मामूली बीमारी भी हो सकती है और गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण के साथ हमारे पास मरीज आते हैं। तो जैसे हम इन बीमारियों में सबसे पहले जैसे हम एसिडिटी की बात करते हैं, तो एसिडिटी में क्या मतलब उसमें क्या तकलीफ हमारी विशेष रहता है? ये तो बहुत कॉमन लक्षण है और कॉमन टर्म हो गया है कि मुझे एसिडिटी हो गई है। ये हम लोग आमतौर पे सुनते हैं। तो बेसिकली इसमें जलन होना, जैसे कि छाती में जलन होना अचानक से, कभी कभी खाली पेट भी रहेंगे तो भी जलन होता है, कभी कभी ज़्यादा खा लेंगे तो भी जलन होता है, कभी कभी खाने के बाद पेट फूल जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लोटिंग कहते हैं। मतलब अजीब सा लगता है, गैस पास भी नहीं होता है, पेट फूला हुआ लगता है। ये सारे लक्षण है। कभी कभी जैसा मैं कहा
कि दूसरे लक्षण ये है कि संडास के जगह में से कभी कभी खून जाने लगता है, कब्जियत होती है। आमतौर पे खास करके जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स, उनमें ये आमतौर पे दिखाई देता है कि मोशंस नहीं हो रहा है या कड़ा संडास हो रहा है, या 2-2, 3-3 दिन में एक ही बार संडास होता है, या कभी कभी गुदद्वार द्वार से संडास की जगह से खून जाता है, जलन होता है, कभी कभी आव गिरता है। ये जो लक्षण है, ये सारे लक्षण जो है हमें दिखाई देते हैं। तो खास करके जो एसिडिटी का है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एसिडिटी का लक्षण जो है वो नॉर्मल स्टमक में सूजन होना, जिसको हम लोग गैस्ट्राइटिस कहते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। या कभी कभी एसिडिटी हमको होता है, कभी कभी हमारे जो पित्त का थैली होता है उसमें स्टोन होने की वजह से भी एसिडिटी होता है, क्योंकि दोनों के लक्षण सेम है और हमको लगता है ये तो मुझे एसिडिटी हुई है, बट जब तक हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, जांच नहीं करेंगे, तभी पता नहीं चलेगा कि ये एसिडिटी नहीं, ये तो बेसिकली गॉल ब्लैडर के स्टोन्स है। कभी कभी एसिडिटी के सिम्टम जो है वो इनिशियल हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अभी आप बोलेंगे हार्ट अटैक और एसिडिटी का क्या संबंध है? बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि जब भी हार्ट अटैक का मतलब क्या है, जैसे कि अपने हृदय को कम रक्त पुरवठा होता है, कम रक्त जब भी खून जब भी कम हो जाता है तभी यहाँ से जलन होने लगता है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जलन एसिडिटी का जलन है, बट वो जलन शायद शुरुआत का लक्षण हो सकता है हार्ट अटैक का। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सादा एसिडिटी को कभी हल्के में मत लीजिए। ज़रूर हमको दवाई अवेलेबल रहते, हम लोग दवाई खाते हैं, एसिडिटी कम हो जाती है, बट अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो हमको निश्चित ही डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि सिंपल गैस्ट्राइटिस से लेके अल्सर, गॉल ब्लैडर स्टोन्स या इनिशियल हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसलिए जितना लाइटली हम इसको लेते हैं उतना नहीं लेना चाहिए। उतना नहीं लेना चाहिए। हाँ, बात सही है। बिल्कुल। तो दूसरा, हम गॉल ब्लैडर स्टोन जैसे जब हो जाए तब उसमें हमको क्या करना चाहिए? अभी जैसे मैं कहा कि गॉल ब्लैडर स्टोन के जो इनिशियल सिम्टम्स है, बहुत बार हमारे पास मरीज आते हैं हेल्थ चेकअप करने के लिए, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट जब भी हम लोग हेल्थ चेकअप में सोनोग्राफी कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड या पेट का सोनोग्राफी, तभी कुछ कुछ मरीजों को गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखाई देते, बल्कि कोई लक्षण नहीं है बट स्टोन्स है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनिशियल सिम्टम्स जो शुरू के लक्षण है गॉल ब्लैडर स्टोन के, वो सेम लाइक एसिडिटी होते हैं, जैसे कि जलन होना, छाती में जलन होना, पेट फूल जाना, गैस बनना। तो जब तक हम लोग जांच नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि ये एसिडिटी नहीं है, ये तो गॉल ब्लैडर के स्टोन की वजह से एसिडिटी जैसे सिम्टम्स बन रहे हैं। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स है जिसको हमको उसका ट्रीटमेंट हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। और फिर अपेंडिक्स के बारे में बताइए। अपेंडिक्स के बारे में कभी कभी अचानक से पेट दर्द उठता है, खास करके दाहिने बाजू में नीचे की तरफ अपेंडिक्स होता है कॉमनली 90% लोगों में। कभी कभी उसकी जगह बदल सकती है, बट नीचे की तरफ दर्द होना या नाभि के आजू बाजू में सडनली दर्द होना, दर्द के साथ साथ उल्टियाँ होना, ये सारे लक्षण शायद अपेंडिक्स के लक्षण हो सकते हैं। अर्थात अपेंडिक्स जैसे लक्षण कभी कभी स्टोन्स के भी हो सकते हैं, क्योंकि उतना ही दर्द स्टोन्स में होता है। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, खास करके एक जांच जो सोनोग्राफी जो हम लोग कहते हैं, सोनोग्राफी करने से हमको पता चलता है कि ये अपेंडिक्स का दर्द है या स्टोन का दर्द है। स्टोन मतलब किडनी स्टोन। और पाइल्स और फिशर्स का, जैसा मैं कहा कि संडास की जगह में खून जाना, अभी आमतौर पे लोगों को लगता है कि संडास की जगह में खून जा रहा है या दर्द हो रहा है संडास करते समय, तो ये मुझे पाइल्स हो गया। बट बहुत बार ये केवल पाइल्स नहीं होता है, पाइल्स के साथ साथ भी और अन्य बीमारी जो है जो गुदद्वार से संबंधित है, रेक्टम से संबंधित है, जैसे कि फिशर है। फिशर मतलब संडास की जगह पे कड़क संडास होने की वजह से घाव हो जाता है, और कभी कभी वहाँ से भी खून निकलता है
और जब ये मोशंस पास करते हैं तभी कभी कभी जलन भी होता है, तो ये फिशर है। तीसरा बीमारी है फिशुला, जो संडास के जगह में कॉमन होता है, उसमें से भी कभी कभी खून निकलता है, कभी कभी मवाद निकलता है संडास के जगह से, या संडास के बाजू में एक फोड़ा बन जाता है, फुंसी बन जाता है, वहाँ से मवाद निकलना शुरू हो जाता है। तो बहुत बार जब तक हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और जांच नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा। जैसा मैं अभी कहा कि ये बीमारी सादी बीमारी पाइल्स भी हो सकती है, या गंभीर समस्या जैसे कैंसर भी हो सकता है। तो जब तक हम लोग जांच नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो इनके ये जो पाचन संस्था से संबंधित जो भी ये सब बीमारियां हैं, इनके मुख्य कारण क्या रहते हैं? मतलब फूड और लाइफस्टाइल का विशेष इन पे क्या इम्पैक्ट रहता है इन बीमारियों में? क्योंकि जब भी हम लोग बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा बोला गया है, बीमारी और अपना जो लाइफस्टाइल है और अपना खान पान का जो आदतें है, ये डायरेक्ट संबंध है उसका। जैसे हम लोग आज का जो पाचन संस्था से संबंधित जो चर्चा है, तो ऐसा बताया गया है, इवन हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है, या हमारे मेडिकल साइंस में भी बताया गया है, अगर हम लोग नियमित समय पे अगर खाना नहीं खाएंगे या उचित खाना नहीं खाएंगे या नींद बराबर नहीं लेंगे, तो ये सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि एसिडिटी के बारे में बताया गया है, खास करके कि अगर हम लोग ज़्यादा तेज तीखा अगर खाना खाते हैं, स्पाइसी ऑयली, या खास करके जो लोग जिनको नॉनवेज खाने की आदत है, तो ये सारे जो आदतें हैं जो अगर हम रखेंगे तो डेफिनेटली एसिड का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ता है। जितना हम लोग तीखा तेल वाला ज़्यादा सोर खाएंगे, ज़्यादा नमकीन खाएंगे, ऑयली फ्राइड आइटम्स, आजकल तो जंक फूड का ज़माना है। हाँ, बहुत। हमारे बच्चे जंक फूड पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वगैरह। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि जिसके वजह से एसिड बढ़ जाता है और इंडाइजेशन होता है, अपचन होता है। इसलिए आजकल जो हम लोग पहले ज़माने में इतने नहीं देखते थे, इतने मरीज आजकल हमारे नवयुवक बच्चे को भी एसिडिटी है। पहले कभी हम लोग ने हमारे प्रैक्टिस में, जब भी हम लोग डॉक्टर बन रहे थे, तभी बच्चे लोगों को एसिडिटी हुआ ऐसा कभी नहीं देखते थे, बट आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। तो ये जो कारण है एसिडिटी होने के या बद्धकोष्ठ कॉन्स्टिपेशन होने के, ये सारा हमारे खाने से संबंधित है। दूसरा चीज़ मैं कहा कि नियमित अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे टाइम टू टाइम, आजकल के बिजी जीवन में हमारे पास खाने के लिए टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली आयुर्वेद में बताया गया है, अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद में भी लिखा है कि जब तक हमारे जठराग्नि तप्त है तब तक हमको खाना खाना चाहिए। मतलब खास करके जब तक सूरज आसमान में है तब तक खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जठराग्नि जो है, जिसको हम लोग आम्ल पित्त कहते हैं, वो तब तक उसके अंदर पावर होती है डाइजेशन की। तो इसलिए एक कहावत है इंग्लिश में, यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, यू शुड टेक योर लंच लाइक अ प्रिंस, एंड यू शुड टेक योर डिनर लाइक अ पॉपर इन द स्ट्रीट, बेगर इन द स्ट्रीट। तो ये सेंटेंस है, बट अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद में भी ऐसा ही कहा गया है कि जब भी सूरज है आसमान में तब तक पचन शक्ति हमारी उच्च स्थिति में रहती है। तो जैसे दिन ढलना शुरू होता है, हमको खाने का प्रमाण जो है वो कम करना चाहिए। और ख़ास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम लोग बिल्कुल उल्टा देखते हैं। हमारे पास ब्रेकफास्ट करने के लिए टाइम नहीं है, लंच हम लोग टिफ़िन बॉक्स में लेके जाते हैं, और डिनर जो हमारा आखिरी मील है वो भरपेट खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो आमतौर पे देखा जाता है कि ये लाइफस्टाइल से जो है ये बीमारियां बढ़ रही है। खास करके जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पाचन संस्था के बारे में बीमारियां, ये सब खाने के वजह से, समय पे नहीं खाना, बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाना, तो ये सारे कारण हमेशा हम दिखाई देते हैं। और एडिक्वेट स्लीप जैसे, या तीसरा चीज़ जो हम कहा कि नींद। आजकल हमारा जो शेड्यूल है, वर्किंग शेड्यूल, ये पूरा हेक्टिक हो गया है। बिल्कुल।
इवन दो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं कि 8 घंटा इज़ मोर देन इनफ, फिर भी हम लोग आमतौर पे देखते हैं 10 घंटा 12 घंटा, कभी कभी नाइट ड्यूटी, शिफ्ट में ड्यूटी लोग करते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा जो बॉडी का एक इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और उसके वजह से भी हमारी पाचन संस्था बिगड़ जाती है और सारे बीमारियां जो हम लोग चर्चा कर रहे वो शुरू हो सकते। तो इसलिए नींद बहुत आवश्यक है, उचित समय पे नींद लेना। कम से कम हमारे शास्त्र में भी लिखा है कम से कम 6 घंटे का नींद हमको लेना चाहिए। जो हमारा शरीर एक संस्था की तरह है जो 24 घंटा काम करता है। कोई भी मशीन अगर 24 घंटा काम करते है तो थोड़ा उसको ब्रेक देना चाहिए, है ना? बिल्कुल, है ना? तो उसी तरह हमको भी जब भी हम नींद लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तभी ये वापस अपनी बॉडी जो है रिचार्ज हो जाती है एग्जैक्टली वर्क करने के लिए। तो इन बीमारियों का ट्रीटमेंट क्या है? क्या इलाज हमें इनको करना चाहिए? छोटे लेवल पे भी बढ़ जाए तब भी, तो कैसे हम ट्रीटमेंट की शुरुआत करें? आमतौर पे जो पाचन संस्था की बीमारी है, जैसा हम लोग चर्चा की कि एसिडिटी की, बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज मेडिकल स्टोर में जाते हैं, बोलते हैं एसिडिटी हो गया मुझे दवाई दे दो, दवाई लेते हैं, दुकानदारी डॉक्टर बन जाता है। हाँ, और कुछ ही समय में एसिडिटी ठीक हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल एसिडिटी है, बट अगर बार बार ये समस्या हो रही है एसिडिटी की, तो उसको हल्के में मत लीजिए। निश्चित ही आपके आजू बाजू में अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे तो उनको दिखा दीजिए। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपका जांच होगा, डॉक्टर देखेंगे सारे लक्षण और फिर कुछ जांच भी करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल, उदाहरणार्थ, अगर किसी को बार बार जलन हो रहा है छाती में या पेट फूल रहा है, तो हम लोग अगर हमारे पास मरीज आते तो कम से कम हम लोग दवाई तो देते ही है, साथ ही साथ में एक स्पेशलिस्ट होने के नाते हम लोग जांच भी करना चाहते। जैसे कि सोनोग्राफी है, जो जांच है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक छोटा सोनोग्राफी से हमको बहुत सारे चीज़ पता चल जाते हैं। जैसे कि मैं अभी बोला कि एसिडिटी जैसे सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स, है ना? तो गॉल ब्लैडर स्टोन आपको सोनोग्राफी में पता चल जाएंगे। अच्छा। अगर किसी को इनिशियल हृदय रोग के अगर लक्षण हैं, तो अगर आप एक ईसीजी निकालोगे, हम लोगों ने निकाला होगा, आपके डॉक्टर ने भी निकाला होगा, कार्डियोग्राम जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, जिसमें पता चलता है कि ये इनिशियल शुरू के लक्षण तो नहीं है हार्ट अटैक के। तो ये बेसिक टेस्ट डॉक्टर आपसे करते हैं, और इसके आगे चल के अगर बार बार तकलीफ हो रहा है तो हम लोग एंडोस्कोपी भी करते हैं। एंडोस्कोपी मतलब दूरबीन के द्वारा जांच करना, जिसमें 2 अलग अलग तरीके का दूरबीन का जांच होता है। एक तो है अपर जीआई स्कोपी, जो हम लोग मुंह से दूरबीन डाल के अन्नलिका, जठर और छोटे अतड़ी का शुरू का भाग देखते हैं। जो लोकल एनेस्थेशिया में संभव है, अपने गले में केवल छोटा सा एनेस्थेशिया देके हम लोग ये 5 मिनट 10 मिनट में ये तपास होता है। बट इसमें ये छोटा सा तपास है, इसमें बहुत सारा चीज़ हमें मालूम होता है। जैसे कि स्टमक में सूजन है क्या, जिसको हम लोग गैस्ट्राइटिस कहते हैं, या कभी कभी हमारा जो स्नायु होता है अन्नलिका और जठर के बीच में वो कमज़ोर हो जाता है, जिसको डॉक्टर आप कहते हैं आपको हाइटस हर्निया हो गया, जिसके वजह से बार बार एसिड ऊपर आता है और जलन जैसा महसूस होता है। कभी कभी एंडोस्कोपी में हमको अल्सर दिखाई देते, अल्सर मतलब जख्म, जिसके वजह से जैसे हम लोग खाना खाते हैं जलन होने लगता है पेट में, या भूखा पेट रहते तो भी जलन होने लगता है। तो ये सब एंडोस्कोपी में दिखाई देता है। कभी कभी अगर किसी को अर्ली कैंसर है, गांठ है, वो भी हमको गांठ दूरबीन द्वारा हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही एंडोस्कोपी होता है, जिसको नीचे का जो गुदद्वार है उसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी, वो भी एक एंडोस्कोपी है, जो संडास के जगह से छोटा सा आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है सोने के लिए, और वो भी एक आधा घंटे का प्रोसीजर है, जहाँ पे डॉक्टर हम लोग पूरा गुदद्वार से लेके जो बड़ा अतड़ी है वो देख लेते हैं कि अंदर कोई अल्सर, कोई गांठ या ऐसा कोई बीमारी है जिसको आपको आगे चल के ट्रीटमेंट लगेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो एसिडिटी है हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके जांच करके पूरा खातरी होना चाहिए कि ये केवल सिंपल एसिडिटी है और कोई गहरी बीमारी नहीं है।
एसिडिटी का है। दूसरा, हम लोग कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन को भी ऐसे ले लेते हैं कि ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब वो कितना रिस्की या जानलेवा हो सकता है अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे मैं कहा, कि मरीज आते हैं जिनका हम लोग हेल्थ चेकअप करते, कोई लक्षण नहीं है और गॉल ब्लैडर में स्टोन दिखाई दिए। तो ये सवाल आमतौर पे हमें पूछा जाता है मरीजों से कि डॉक्टर, मुझे स्टोन हुआ है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता है क्या? मुझे तो कोई लक्षण नहीं है। बट हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए केवल एक ही ट्रीटमेंट है, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल है। जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अभी गॉल ब्लैडर में पित्ताशय जो होता है उसमें पथरी बनना, अभी शुरू में कोई लक्षण नहीं होते, धीरे धीरे करके एसिडिटी जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं, जिसमें जलन होना, पेट फूल जाना वगैरह वगैरह। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग इसको शुरू में ही टैकल नहीं करेंगे, उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो आगे चल के जो पथरी है वो जाके नली में फंस जाते हैं, या अगर पथरी बड़े है तो गॉल ब्लैडर को पूरा चोकअप कर देते हैं। अभी एक इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग मरीजों को सलाह देते हैं कि देखो पित्त के थैली में पथरी बन गए, तो आपको एक ही ट्रीटमेंट है कि पित्त के थैली को पथरी के साथ निकाला जाता है। यही ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो दूरबीन द्वारा होता है। बट कभी कभी डर लगता है कि अरे पित्त के थैली निकालेंगे तो कैसा होगा मेरा डाइजेशन। तो ये समझना जरूरी है कि पित्त जो है वो थैली में नहीं बनता है, पित्त जो है वो लीवर में बनता है और नली के जरिए वो अतड़ी में आता है और बीच रास्ते में ये पित्त का थैली होता है, जिसके दो कार्य होते हैं। जो हम लोग ज़्यादा चर्बी वाला चीज़ खाते हैं, फैटी फूड, जो मैं बोलना भूल गया, वन ऑफ द रीज़न, एक कारण है पित्त के थैली में पथरी बनना, वो चर्बी का चीज़ ज़्यादा खाना। अच्छा। जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, आजकल कोलेस्ट्रॉल ये टर्म सबको मालूम है ना। तो जंक फूड, फैटी फूड खाने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल के पथरी होते। तो अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो क्या होता है कि ये जो पथरी है कभी कभी नली में जाके फंस जाते, थैली में फंस जाते और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, या कभी कभी पीलिया भी होता है, जॉन्डिस, क्योंकि अपना पित्त के नली में अगर पथरी चले जाएंगे तो पित्त का नली ब्लॉक हो जाता है और पित्त नीचे नहीं उतरता है जो लीवर में बनता है। और ये पित्त का थैली का काम होता है कि थोड़ा सा पित्त रुका के रखता है और जो भी पित्त उसके अंदर आता है उसको गाढ़ा बनाता है। ये दो ही काम है उसके। और ऐसा पित्त जो है वो चर्बी के अन्न पदार्थ हम खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए मदद करता है। बट जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा चर्बी का चीज़ खाते हैं, है ना, तो पित्त का थैली बीमार हो जाता है और जैसे ही बीमार होता है उसके अंदर जो भी पित्त आता है उसके पथरी बनने शुरू होते हैं। तो ये सारे एसिडिटी जैसे लक्षण होते हैं। अगर हम लोग उसको ट्रीट नहीं करेंगे, पित्त के थैली का ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो आगे चल के जॉन्डिस होना, इन्फेक्शन होना, नीचे जाके स्वादुपिंड का ग्रंथि होता है जिसको पैंक्रियास कहते, उसमें भी जाके पथरी अटक जाते। वो भी बड़ा बीमारी है जिसमें कभी कभी आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ता है। और अगर आगे चल के बहुत समय तक ऐसे ही पड़े रहेंगे अगर पित्त के थैली में पथरी, तो आगे चल के पित्त का थैली का कैंसर भी बन जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए पित्त के थैली में जैसे ही पथरी बन जाते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, बल्कि रुकना नहीं चाहिए। उसके कॉम्प्लिकेशन होने तक रुकना नहीं चाहिए। एक्सट्रीम में जाके मतलब वो जानलेवा भी हो सकता है। कभी कभी कैंसर भी होता है पैंक्रियास का, गॉल ब्लैडर का कैंसर भी होता है। अच्छा, पाइल्स और फिशर्स में सबको ऑपरेशन नीडेड है या फिर उसका? और जनरली जैसा हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि पाइल्स, फिशर, ये जो गुदद्वार द्वार से संबंधित अपनी जो निचली पचन संस्था है उससे संबंधित जो भी बीमारी है, अगेन खाने की वजह से, अगर जिनको ज़्यादा अगर लक्षण नहीं है, थोड़ा बहुत जलन होता है या कभी कभार खून जाता है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपका जांच करता है, छोटा सा चेकअप करता है जिसको हम लोग प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। एक छोटा सा दूरबीन होता है जो डॉक्टर ओपीडी में आपको लेटा के चेक करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि आपको पाइल्स हुए हैं या फिशर है या फिशुला है। ये 3 कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो उसके वजह से बहुत बार डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं और कुछ पेट साफ करने की दवाई देते हैं, या वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा जलन वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे लगाने के लिए कुछ मलम दे देते हैं।
पानी ज़्यादा पीने को बोलते हैं ताकि आपका मोशन साफ हो जाए, है ना। साथ साथ में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो शाक हम लोग कहते हैं, वो खाने को कहते हैं ताकि आपका पेट सफा रहे। तो ये सारे इनिशियल अगर स्टेज में अगर आप जाओगे तो आपको जनरली दवाई से ठीक किया जाता है। बट जिनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, खून कमती हो रहा है, या बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उनको सर्जरी का एडवाइस दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये हो सकता है अगर शुरू में ही उसका अपन ट्रीटमेंट ना करें तो। ठीक है, तो दूसरा हम इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्या नए ट्रीटमेंट्स अभी आए हैं और हम इन बीमारियों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले ज़माने में जैसे ही किसी को सर्जरी करना है ऐसा बोला जाता तो डर लगता है, लोग भाग जाते थे। हाँ, क्योंकि सर्जरी मतलब बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, बहुत समय तक लेट के रहना पड़ेगा, ठीक होने को समय लगेगा, ऐसे सारे सवाल मन में आते, आज भी आते हैं लोगों के। क्योंकि आजकल हम लोग जल्दी ठीक होना चाहते, जल्दी हमारी ड्यूटी रिज्यूम करना चाहते। तो अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग दूरबीन द्वारा सर्जरी करते हैं, जिसको हम लोग मिनिमल इन्वाजिव सर्जरी कहते हैं। इसका मतलब है छोटे से छोटा छिद्र बना के दूरबीन डाल के बहुत सारे बीमारी है पेट के हम लोग ठीक कर सकते, जैसा कि पित्त का थैली का पथरी है, जैसा कि किसी को अपेंडिक्स है, किसी को कोई अतड़ी में गांठ है, यहाँ तक कि कैंसर का भी ऑपरेशन आजकल दूरबीन से हम लोग कर रहे हैं। मतलब कम से कम छेद जब भी हम लोग करते हैं तो रिकवरी जल्दी होती है, क्योंकि घाव बड़ा नहीं होता है। घाव छोटा होने की वजह से जल्दी रिकवरी होती है, जल्दी लोग घर जाते, मरीज़ घर जाते। और कम पेन होने की वजह से और भी एक एडवांटेज ये है कि दवाइयाँ कम लगते हैं, खर्चा कम होता है एक तरह से, और ड्यूटी रिज्यूम करने में आसानी होती है। तो ये सारे एडवांस टेक्नोलॉजी खास करके पेट के बीमारी के लिए है। जैसा मैं बोला, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, आजकल रोबोटिक सर्जरी भी आए हैं। हम यहाँ बैठे दिल्ली में, अमेरिका में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ तक की टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है। तो इसलिए हम लोग उसको एडवांटेज लेना चाहिए। और ख़ास करके अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खास करके अगर पाइल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं तो पाइल्स में भी लेज़र का ट्रीटमेंट आया है। आपने सुना रहेगा, जगह जगह पे एडवर्टाइजमेंट होता है ना। तो लेज़र मतलब वो एनर्जी डिवाइस है, वो इस्तेमाल करके हम लोग जो पाइल्स मतलब नस होता है जो नीचे आके खून बहना शुरू होता है, उसको हम लोग अंदर के अंदर जला देते हैं। अच्छा। तो लेज़र यूज़ करके भी नया टेक्नोलॉजी से कम तकलीफ में आपको जो बड़ी लगने वाली बीमारी है वो आसानी से ठीक हो सकती है। साथ साथ में आजकल स्टेपलर यूज़ करके, स्टेपलर टेक्नोलॉजी है जो खास करके पाइल्स में इस्तेमाल की जाती है। पहले ज़माने में कट करके बड़ा घाव होता था पाइल्स का ऑपरेशन के समय, अभी स्टेपलर की वजह से कोई घाव नहीं होता है, जो भी होता है अंदर के अंदर निकाला जाता है पाइल्स, और मरीज दूसरे दिन भी घर जा सकता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसका हमको एडवांटेज लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। अगर कोई डॉक्टर सर्जरी बोलता है तो केवल सर्जरी के नाम से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने जाना बीमारियों के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में। पर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि हमें ये बीमारी ही ना हो, हम उस राह पे ही ना जाएं, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के ताकि डॉक्टर की आवश्यकता न हो। हमारे शास्त्र जो है हमेशा ये बारे में चर्चा करते कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में 17वें श्लोक में, एक ही श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया। तो श्लोक हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे उस श्लोक के बारे में। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को एक ही श्लोक में बताते हैं कि जैसे आपने सवाल पूछा कि हम लोग बीमारी से कैसे बचें, तो बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, युक्त आहार। हमारा आहार जो है वो नियंत्रित होना चाहिए, है ना। युक्त
आहार विहारस्य, मतलब हम लोग जो भी रिक्रिएशन करते हैं, मनोरंजन या है ना, वो भी नियंत्रित होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो भी नियंत्रित होना चाहिए, समय का नियंत्रण होना चाहिए। साथ साथ में जैसा हम लोगों ने अब पहले भी चर्चा की, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, मतलब हम नींद कितना ले रहे हैं, हमारे शरीर को विश्रांति की आवश्यकता होती, वो भी नियंत्रित होना चाहिए। ऐसा एक तरह से अगर योगी का जीवन अगर हम लोग जिएंगे तो हम लोग ये सारे बीमारी होने से बच सकते हैं। ये भगवान ने गीता में कहा है। तो जो हमारे शास्त्र ने बार बार हमें उपदेश देते हैं उसी के लिए, ताकि हम लोग एक नियंत्रित जीवन जी सकते हैं। जो हम लोग ने पहले भी चर्चा की कि समय पे खाना है ना, रात को लेट नाइट नहीं खाना, और अगर रात का भी खाना कम से कम होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बोला कि वी शुड ईट डिनर लाइक अ बेगर इन द स्ट्रीट, है ना, जैसा भिखारी कैसे खाता है, मिला तो मिला, है ना, तो उसी तरह डिनर हमको लेना चाहिए, मतलब भरपेट नहीं खाना चाहिए। और ऐसा भी बताते हैं कि खाना और सोने के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए। और दूसरा चीज़, खाते समय पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए खाना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं खाते कुछ एपिसोड लगाया है या मोबाइल देख रहे, इससे क्या होता है, इससे एसिड और बढ़ता है। तो इसलिए इंग्लिश में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज गेट हेल्दी वेल्दी लाइफ। हम लोग केवल ये बोलने के लिए नहीं है, इट इज़ अ फैक्ट। जो हमारे वेद भी वही कहते हैं कि जल्दी खाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, अच्छी कम से कम 6 घंटे की नींद लेना चाहिए। भक्तों के लिए भी आवश्यक है, सुबह जल्दी उठ के सबसे पहला कार्य हम जपा का करते हैं। अगर भरपेट सो जाएंगे, नींद पूरी नहीं रहेगी, तो हमारा जपा भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम लोग ये जो शास्त्र में लिखा है, जो नियंत्रण हमें करना चाहिए, समय पे खाना, समय पे सोना, और क्या खाना वो भी शास्त्र में लिखा है। सात्विक हमको खाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि हमको जितना हम लोग सात्विक खाएंगे उतना हम सुदृढ़ रहेंगे। सात्विक मतलब नो स्पाइसी ऑयली ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नमकीन, ये सब चीज़। कभी कभी आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि ऋतु जैसा ऋतु होता है वैसा हमारा अन्न भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़ टिप्स है, अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कम बीमारी होगी या बड़े बड़े बीमारी होने से बच सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ में रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये भी बहुत आवश्यक है। आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि इतनी सारी बीमारियां बढ़ी है। पहले के ज़माने में, मतलब मैं ये 15-20 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, हम लोग कभी जवान लोगों को हार्ट अटैक देखा नहीं। मतलब मेरे मेडिकल लाइफ में मैं ऐसे जवान व्यक्ति आया है हार्ट अटैक हुआ है, या जवान व्यक्ति आया उनको कैंसर हुआ है, ये नहीं देखता था। बट आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। पिछले 6 महीने में हमारे पास 3-4 ऐसे मरीज आए जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। किसी का एज 28 था, किसी का 32 था, हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक। और सुदैव से हम लोग उनको बचा पाए क्योंकि हम लोगों ने उनको तुरंत डायग्नोस किया। फिर हमारा ये स्टडी भी चल रहा है भक्तिवेदांत अस्पताल के ओर से कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारी बीमारियाँ, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे। तो हमको ये प्रमुखता से हम लोग को ये पता चल रहा है कि स्ट्रेसफुल लाइफ लोग जी रहे, है ना, समय पे नहीं हो रहा है सब कुछ, काम करने का अलग अलग टाइम है, खाने का अलग अलग टाइम है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते लोग, ये मेजर फैक्टर है। और साथ साथ में एडिक्शंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की, बट ये बहुत आवश्यक है बोलना। अर्थात भक्त लोग हैं, फिर भी हमको ये समझना चाहिए एडिक्शंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है ना, यहाँ तक कि इवन टी कॉफ़ी, ये जो एडिक्टिव्स है, इसके वजह से भी अपने जो पेट की बीमारी है वो बढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग ये सब नियंत्रण में रखने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है शायद डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे पॉडकास्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, एक प्रश्न और था कि जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन रहता है, अपेंडिक्स या पाइल्स, तो इन स्थितियों में सर्जरी और कंजर्वेटिव उपचार के बीच में हम कैसे निर्णय करें? बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा मैं अभी भी कुछ समय पहले कहा कि मरीज हमको हमेशा सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर इसकी आवश्यकता है क्या, कुछ ऐसे गोली दे दो मुझे ठीक हो जाऊंगा मैं। तो जैसा मैं कहा कि कुछ कुछ बीमारी ऐसे है जिनको देर इज़ नो अल्टरनेटिव्स। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसे कोई दवाई नहीं आई है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन पिघल जाए। अर्थात कभी कभी लोगों को लगता है स्टोन का बीमारी मतलब सारे स्टोन सेम, चाहे गॉल ब्लैडर का पित्ताशय का पथरी हो या किडनी का पथरी हो। अच्छा। बट ऐसा नहीं है। किडनी के पथरी के लिए आज भी उपाय है, अल्टरनेटिव्स। होम्योपैथी में मेडिसिन है, आयुर्वेदिक में भी है, एलोपैथी में भी है। और बहुत बार पेशाब के रास्ते से कभी कभी पथरी पिघल के निकल जाता है। बट गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं निकलता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है और आगे चल के नुकसान ही देता है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन करके अगर कोई मरीज आता है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ऑपरेशन दूरबीन से होता है करवा लीजिए। अपेंडिक्स अगर शुरू में आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर उसका ऑपरेशन हम लोग नहीं करते हैं तो कभी कभी वो फटने का संभावना रहता है। अपेंडिक्स एक छोटे से उंगली की तरह होता है, वो कभी भी फट सकता है। अच्छा। तो इसलिए, और छोटा ऑपरेशन है, दूरबीन से होता है, तो ऑपरेशन करके पूरी तरह से बीमारी निकल जाती है। नहीं तो ये मन में हमेशा रहेगा कि अगले टाइम मुझे जब भी दर्द होगा तभी चांस होता है कि वो फट सकता है। अच्छा। तो जैसे अपेंडिक्स में भी ऑपरेशन का एडवाइस दिया जाता है। और जैसा मैं कहा पाइल्स फिशर जब भी बढ़ जाते हैं तभी ऑपरेशन एडवाइस करते हैं हम लोग। अदरवाइज शुरू के स्टेज में हम लोग लाइफस्टाइल, ईटिंग स्टाइल और मेडिसिन्स, इससे हम लोग ठीक करते हैं। तो बेसिकली अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर स्टोन तो निकलवाने में ही 100% इज़ एडवाइजेबल। या। अच्छा, और एसिडिटी में जैसे हमें उसमें या जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, एसिडिटी, हल्की एसिडिटी भी हो सकती है। हाँ। थोड़ा स्पाइसी ऑयली खाने की वजह से। हाँ। या खास करके उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। हाँ, तो जनरली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही हम लोग कहते हैं, क्योंकि एसिडिटी अगर सिंपल गैस्ट्राइटिस है, केवल जठर को सूजन है, एसिड बढ़ा हुआ है, तो हम लोग एसिड कम करने की दवाइयाँ देते हैं। और उससे, और लाइफस्टाइल जैसा मैं कहा, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स अगर आप कंट्रोल में करोगे तो वैसे भी एसिडिटी कम हो जाती है। जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत लोगों को लेट नाइट खाने से एसिडिटी बढ़ती है, बहुत लोगों को चाय पीने से एसिडिटी बढ़ती है। तो जैसे ही हम लोग ये एडवाइस करते कि चाय बंद कर दो, 50% एसिडिटी कम हो जाती, बाकी का चीज़ मेडिसिन से हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ मेडिसिन्स। ओके। और एसिडिटी में हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वो शुरुआत का लक्षण हो सकता है हार्ट अटैक का। ये हम लोग ने ऐसे मरीज बहुत सारे देखे हैं जो एसिडिटी का दवाई लेके रात भर तड़पते हुए घर में रहे और सुबह अर्ली मॉर्निंग आए तो पता चला इनको तो हार्ट अटैक हुआ है। तो इसलिए हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितना हो सके तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और निदान पक्का कीजिए कि एक हार्ट का बीमारी नहीं है, केवल ये एसिडिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे दर्शकों से हम पूछते हैं, यदि उन्हें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, मैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रांसफ़र होता रहता हूँ। कभी कभी मैं एक्सट्रीम नॉर्थ में चले जाता हूँ, कभी कभी एक्सट्रीम वेस्ट में चले जाता हूँ। तो मैं जब भी प्लेस चेंज करता हूँ तो एक बार तो मेरे को होता है कि मेरा मतलब सडनली, जैसे आपने बताया अभी बीच में, कि अचानक से पेट दर्द देना और मोशंस लगते हैं। तो मैं जाता हूँ, बट उस समय वॉमिटिंग जैसा होता है और बहुत ज़ोर से पेट दर्द देता है। तो मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ
तो डॉक्टर मेरे को बोलते आऊँ जैसा है नॉरफ्लॉक्स TZ करके एक दवाई दे देते, वो खा लेता हूँ, बस फिर ठीक हो जाता है। जब तक वहाँ रहता हूँ तब तक ठीक रहता है। फिर देन मैं स्टेशन चेंज करता हूँ। तो ये क्या मेरे पाचन से संबंधित प्रॉब्लम है या मैं प्लेस चेंज कर रहा हूँ, मेरा पानी चेंज हो रहा है, वाटर वगैरह, ये प्रॉब्लम है? जैसे आपने खुद ही कहा कि इतने सारे फ्रीक्वेंट आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो डेफिनेटली पानी, अन्न अलग अलग तरीके का होता है। नॉर्थ में अलग बनता है, साउथ में अलग बनता है, तो डेफिनेटली फूड स्टाइल जो है वो चेंज हो जाती है। और अर्थात आप तो पानी भी बिस्लेरी वगैरह ऐसे ही लेते होंगे होपफुली, जो अवेलेबल है वो। अच्छा, तो एक्सट्रीम अगर ये एटमॉस्फेयर अगर चेंज होता है या डाइट में भी चेंज होता है, तो ये मॉडिफिकेशन जो है ये तुरंत अपनी कभी कभी अतड़ी एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा लूज मोशंस होना, गैस बनना, ये कॉमन है। और जो आपको डॉक्टर दवाई देते हैं, अगर उससे आराम हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक बार हो सकता है तो पूरा जांच कर लीजिए। अगर ऐसा अक्सर हो रहा है आपको, अगर अक्सर ऐसा लूज मोशंस वगैरह हो रहे हैं, तो कम से कम पेट का सोनोग्राफी, सिटी स्कैन भी करके हमको बहुत सारे बीमारी पता चल जाते हैं। साथ साथ में एंडोस्कोपी। कभी कभी ये लक्षण शुरू के हो सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, जिसमें अपने बड़े आंतड़ी में अल्सर्स हो जाते हैं और रुक रुक के ऐसा लूज मोशंस होना, ब्लीडिंग होना, कभी कभी आव गिरना, ये सारे लक्षण संभव है। तो एक बार दूरबीन का चेकअप करके हमको देखना चाहिए कि अतड़ी अंदर से ठीक है, अंदर कोई अल्सर्स वगैरह नहीं है। तो एक बार मुझे लगता है जांच करवा लीजिए, या आप भक्तिवेदान में भी आ सकते हो, हम लोग आपका जांच करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने जैसे खान पान का बताया, तो कुछ दिन पहले, मतलब 2 हफ्ते पहले और उससे भी 2 महीना पहले, मेरा खान पान का कोई निश्चित समय नहीं था। मतलब रात को 10 बजे 11 बजे भी डिनर लेना, दोपहर को फ्रूटी खा के और सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट अच्छा ले लेता हूँ। लेकिन इसके बीच में जो यूरिन है, इसमें मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि यूरिन ज़ोर से लगा है, लेकिन जब पेशाब करने के लिए जाओ तो कम पेशाब आता था। फिर आधा घंटा के बाद और ज़ोर से ले करके जाता था, फिर भी कम ही आता था। और कभी कभी रात में तो 2 घंटा सोया, उसके बाद तुरंत मोशन लग जाता था। तो ऐसा कम से कम मेरे को 2 हफ्ता से ही हो रहा है। तो इसके लिए कोई खास, मतलब किस वजह से? आपका उम्र कितना है? 54। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि रात को पेशाब लगती है और ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पेशाब नहीं हो रहा है, तो ये लक्षण जनरली 50 साल के ऊपर हमारे शरीर में एक प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है। और जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ता है, वो क्या करता है, पेशाब की थैली को दबाता है। तो इसलिए पूरी तरह से पेशाब की थैली से पेशाब बाहर नहीं आता है। तो ये लक्षण होते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के। तो उसके लिए आपको कम से कम एक सोनोग्राफी करके देखना चाहिए कि अगर प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है और पेशाब करने में अगर रुकावट हो रही है, तो डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देते हैं शुरू में, जिससे वो पेशाब का फ्लो अच्छी तरह से होते रहेगा। और दूसरा आपने कहा कि जो अचानक से पेट में दर्द होना, गैस बनना, ये तो लेट नाइट खाने की वजह से है। अगर लेट नाइट खाना ही पड़ता है तो एकदम कम से कम थोड़ा सा पेट भरने के लिए खाइए, और खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। मतलब अगर कोई संभव ही नहीं, मतलब अगर कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, रात को ही लेट नाइट खाना पड़ता है, सपोज किसी की ड्यूटी ऐसी है, तो कम से कम खाइए और खाने के बाद तुरंत नहीं सोइए। तो ये चीज़ अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है पेट की समस्या से हल हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे एसिडिटी के बारे में बोला कि इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, तो
मीन्स हल्के से नहीं लेना चाहिए, मीन्स क्या, जैसे सप्ताह में एक बार हो रहा है या 15 दिन में एक बार, फिर ऑटोमेटिकली से पानी पीने के बाद में ठीक भी हो जाता है, तो वो हल्के से है या किस, कब डॉक्टर को दिखाएं या बिना ट्रीटमेंट के किस तरह से, क्या कोई ऐसा होम थेरेपी या ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या? अभी हम लोग ने इसके बारे में चर्चा की थी कि अगर कभी कभार हो रहा है एसिडिटी, हमको पता चल रहा है कि कुछ फेस्टिवल आया, थोड़ा भरपेट खाया, दूसरे दिन बहुत एसिडिटी हुई, वो हम लोग समझ सकते हैं। तो ये कॉमन है, थोड़ा अपचन होना अगर हम लोग ज़्यादा हेवी खाना खा लेते हैं तो। बट ऐसा अगर फ्रिक्वेंटली हो रहा है, मान लो बार बार हो रहा है, हर हफ्ते में हो रहा है या हर 15 दिन में हो रहा है या हर महीने में हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कम से कम एक बार जाके डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। और सिंपल जांच है, जैसा मैं कहा कि एक पेट का सोनोग्राफी, उसमें तो कुछ तकलीफ है नहीं, एक सोनोग्राफी करके हम लोग देख सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। या अगर आप पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे या हमारे पास आएंगे तो हम लोग आपका एक एंडोस्कोपी करके देख लेंगे, जो वॉकिंग इन्वेस्टिगेशन है। आप ऐसे ही आके 5 मिनट में एंडोस्कोपी का चेकअप होता है, वापस आप घर जा सकते। ये छोटा सा चेकअप है, बट इसमें अपने को बहुत सारे आगे होने वाले बीमारी जो आगे चल के तकलीफ दे सकते हैं वो हम लोग पकड़ पा सकते हैं। और जैसा मैं तीसरा चीज़ कहा कि हार्ट अटैक जो ज़्यादा सीरियस बीमारी है ना आजकल, तो रेगुलर हेल्थ चेकअप अगर हम लोग करेंगे, जैसा माता जी ने कहा कि अगर हम लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, जो आमतौर पे हमें नहीं पता चलता है। हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, इसमें एक एड ऑन मैं पूछना चाहूँगी कि रेगुलर हेल्थ चेकअप हम मतलब कौन सी एज में हमको करना चाहिए आज के समय में? ये वैसा तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग बोलते थे कि करीबन 45-50 ईयर्स के बाद आप हेल्थ चेकअप करो। हाँ। कम से कम, क्योंकि बीमारियां अगर आप देखेंगे कि जैसा उम्र बढ़ता है बीमारियां बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। बट आजकल के ज़माने में जैसा मैं कहा कि जवानी में भी बहुत सारे बीमारियां हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा डेफिनेटली सुझाव ये है कि अगर जवानी में भी अगर आपको कुछ रेगुलरली अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे, एसिडिटी के हो रहे, पेट की बीमारी हो रही, तो डेफिनेटली आपको कम उम्र में भी आप हेल्थ चेकअप कर सकते हो। आजकल बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनी के तरफ से हमारे पास हेल्थ चेकअप करने के लिए पेशेंट्स आते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ आते हैं जो 25 साल से लेके हर साल में वो हेल्थ चेकअप करते हैं। हाँ। तो हेल्थ चेकअप करना इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एक्सपेंडिचर। हमारा ये लोगो भी है हेल्थ चेकअप डिपार्टमेंट का, डूइंग हेल्थ चेकअप इज इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार हमें पता चलता है जो आगे चल के हमें तकलीफ देगा। हाँ। तो ऑफ कोर्स 40 इयर्स के बाद तो डेफिनेटली हमको साल में एक बार करना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, 40 साल की उम्र के बाद। बट उसके पहले अगर आपको कोई भी लक्षण होते तो डॉक्टर के पास जाइए, चर्चा कीजिए, अगर डॉक्टर बोलते तो पूरा हेल्थ चेकअप आप कर सकते हो। हरे कृष्ण। डॉक्टर, आपने जैसा बताया कि रात को कम से कम प्रसाद लेना चाहिए, तो जो पेट भर प्रसाद लेना चाहिए वो ब्रेकफास्ट और लंच ये 2 होना चाहिए। अगर दोपहर को सिर्फ फ्रूट ही खाए और शाम को पेट भर प्रसाद ले तो देखो, वापस मैं दोहराना चाहता हूँ कि सुबह के टाइम जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जठराग्नि ये मतलब पावरफुल होता है। तो जब भी जठराग्नि पावरफुल है तभी आपका डाइजेशन भी पावरफुल होता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, आप समझिए कि जठराग्नि थोड़ा थोड़ा मंद होता है। अभी भूख लगती तो हम खा लेते, फिर सोचते नहीं है मेरा जठराग्नि कैसा है। बट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मंद जठराग्नि में अगर हम लोग भरपेट खाएंगे तो थोड़ा तो तकलीफ होने वाला है। जब भी हम जवान होते तो चला लेते हैं, बट जैसे ही उम्र बढ़ती है हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना। तो उम्र के हिसाब से हमको खाना चाहिए एक तरह से, और प्रयास करना चाहिए जितना हो सके हम लोग शाम ढलने से पहले खाना खाएं।
अभी बम्बई में जैसे शहर में हम रहते हैं तो डेफिनेटली कभी कभी संभव नहीं होता है, हमारे प्रोग्राम्स भी लेट नाइट चलते हैं, लेट नाइट प्रसाद खाना पड़ता है, तो थोड़ा संभाल के हमको खाना चाहिए। भरपेट मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि थोड़ा स्टमक को जगह खाली रखनी चाहिए, थोड़ा गैस उसके अंदर रहना चाहिए, यहाँ तक नहीं खाना चाहिए, है ना। मतलब हम लोग जब भी बच्चे थे तभी बोला जाता था कि मराठीमध्ये की एक वेळ ढेकर आलं की थांबायचं, है ना। हरे कृष्ण। अभी मराठी में हमको बोला जाता जैसे डॉक्टर अभी गर्मी का सीजन है तो इसमें कौन सा फूड ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब कौन कौन सा फूड गर्मी के मौसम में अभी कौन सा मतलब ज़्यादा चीज़ें जो है खाने वाले पदार्थ का सेवन करना चाहिए जो हितकारक है गर्मी के लिए? अच्छा, गर्मी की वजह से देखो वैसे तो बाहर भी गर्मी है, हमारे अंदर भी जठराग्नि वो भी गर्म रहता है, तो हमको ज़्यादा हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा हेवी फूड मतलब आप समझ सकते हैं, ज़्यादा तीखा, तेल वाला, फ्राइड आइटम्स। बाहर भी अग्नि है, अंदर भी आप अग्नि को जलाएंगे तो क्या होगा, तो उससे तकलीफ बढ़ेगा। बट वही खाना हम लोग ठंडी के मौसम में थोड़ा सा स्पाइसी ऑयली वैसे भी हम मतलब परमिशन है कि आप खा सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि ठंडी का मौसम रहता है। तो इसलिए आयुर्वेद में तो डिटेल में बोला है कि ऋतु के अनुसार हमको खाना खाना चाहिए। और ख़ास करके मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शाम के बाद जनरली अपने को मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उनका नेचर होता है वो ठंडा होता है ना। फ्रूट्स बाय नेचर ठंडे होते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स भी बाय नेचर ठंडे होते हैं। तो शाम ढलने के बाद अगर हम खाते हैं तो ज़्यादा हमारा वात और पित्त का समस्या बढ़ सकता है, कफ वात पित्त तीनों भी बढ़ सकता है। तो इसलिए फ्रूट्स अगर लेने ही आपको, जैसे आपने पूछा, तो सुबह के टाइम ले सकते, दोपहर तक ले सकते, मिल्क प्रोडक्ट भी, है ना। इसलिए जनरली छाछ आप बिल्कुल बढ़िया है, छाछ पीना, दही लेना हमारे भोजन में रहता है। सुबह के टाइम दोपहर तक ले सकते, बट वही छाछ अगर हम लोग शाम को पिएंगे, वही दही अगर हम लोग शाम को पिएंगे तो ऐसा बोलते हैं कि वो पॉइजन बन जाता है। वही अन्न है बट समय के अनुसार उसका परिणाम अलग होता है अपने शरीर के ऊपर। तो ये सारा आयुर्वेद में लिखा है। ऑफकोर्स जितना संभव है हम लोग ऐसे सिटी में रहते, जितना संभव है हमको करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। डॉक्टर आजकल जो ये जैसे दूध दही जो आ रहा है पैकेट का, इसका कोई गारंटी तो है नहीं है कौन सी गाय का है, भैंस का है, किसका है। तो फिर भी अब कोई बोलता है कि पतंजलि का कम से कम थोड़ा सा विश्वास है। देखो, अगर आपको अभी मैं ये यहाँ पे कोई किसी को प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप उसका सोर्स ढूंढ के निकाल लीजिए, ऑर्गेनिक है कि नहीं, है ना। उसका सोर्स देखिए और फिर आप ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे बोनाफाइड सोर्स भी है, नाम नहीं लूँगा मैं, बट बोनाफाइड सोर्स अवेलेबल है जो आप निश्चित पूरे विश्वास के साथ ले सकते कि ये प्योर दूध है, प्योर दही है, हाँ प्योर घी है। आजकल लिखा हुआ रहता है प्योर काऊ घी, बट गारंटी नहीं होता है। तो थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और उस पर जर्सी गाँव बना हुआ रहता है ऊपर। जर्सी का। प्रभु जी, जैसे शाम में अपने दूध वगैरह खीर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं ना शाम में? कम लेना चाहिए, वो भी अवॉइड कम लेना चाहिए, इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञानवर्धक सत्र के लिए। ज़रूर हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिला होगा और बहुत कुछ सीखने मिला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे